हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टोव बेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए, पहले मैं आपको जो वैदिक सभ्यता था उसका 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए। देन तीसरा आप वीडियो देखिए, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कितना बीसी तक था। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो आपको 1000 से 600 बीसी तक था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। हम लोग ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन देखे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग वहां देखे थे कि वहां पे कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं था। जो जैसा काम करेंगे उनका वैसा वर्ण व्यवस्था था, और ना ही वहां पे किसी तरह का भेदभाव था। और वहां पास स्त्री की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वहां पे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना ही तो वहां पे कोई पर्दा पड़ता था। और जो स्त्री थी वो आपको अपने, अगर कोई मतलब कि किन्हीं के अगर पति मर जाते हैं तो वो अपने देवर से शादी कर सकते थे। मतलब वहां पे नियोग प्रथा भी था, और वहां पास मतलब सब मिला करके स्त्री की अच्छी स्थिति थी। तो वही अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या स्थितियां बदलती हैं या फिर सेम रहती है। तो हम लोग अब देखते हैं सामाजिक जीवन। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि 1000 बीसी के लगभग ही लोहे का खोज हुआ था। ठीक है, जब लोहे का खोज हुआ तो ये हुआ कि हर जगह है जो कि मतलब डेवलपमेंट, मतलब कि विकास का दौर आ गया। हर कोई है जो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकूं। तो और जो लोहे का जो खोज हुआ था वो आपको गंगा के क्षेत्र में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या जब, और यहाँ पे है कि यही काल से विकास का दौर बहुत ही एक अच्छे से होने लगा था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म पर आधारित हो गया। मतलब क्या था, ऋग वैदिक काल में क्या था कि वहां पे जैसा जो कर्म करते थे उनके अनुसार उनका वर्ण व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित हो गया। और इस काल में स्त्री की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ गई, जहाँ स्त्री के उपनयन संस्कार होते थे वो भी अब बंद हो गए थे। ठीक है, और सभा और समिति में जहाँ ऋग वैदिक काल में स्त्री लोग भाग लेती थी, वहीं यहाँ पास भाग लेना बंद हो गया, और फिर पर्दा भी प्रारंभ हो गया, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं था। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। मतलब देखिए, जब निंदा किया गया है मतलब यहाँ पास स्त्री का जो आदर सत्कार था वो यहाँ पास कम गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर मतलब उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जबोलपनिषद में मिलता है। ठीक है, और ऐत्रेय जो ब्राह्मण में कन्या को चिंता कहा गया है। ठीक है, मतलब ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें आपको कन्या को चिंता कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब देखिए, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके अनुसार कन्या एक चिंता का कारण है। इसमें मतलब कन्या की जो स्थिति है वो गिरी हुई है। लेकिन वही अगर हम लोग शतपथ ब्राह्मण का बात करें तो इसमें स्त्री को मतलब पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें देखिए स्थिति जो है वो थोड़ा सा ठीक है। उसी तरह यहाँ की जो विदुषी महिलाएं थी वो मैत्रायणी थी, गार्गी थी, सलवा थी और कव्यायनी थी। ठीक है, और यहाँ पास अनुलोम विवाह पे ज्यादा जोर देने लगा, और फिर प्रतिलोम विवाह पर ज्यादा जोर देने लगा। देखिए यहाँ पे अनुलोम विवाह का और फिर प्रतिलोम विवाह का प्रचलन यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। तो इसमें होता क्या था कि अनुलोम विवाह में जो पर होते थे वो आपको उच्च कुल के होते थे, और जो कन्या होती थी वो आपको निम्न कुल की होती थी। और वही अगर हम लोग प्रतिलोम का बात करें तो इसमें क्या होता था, वर जो होता था वो निम्न कुल का होता था, और जो स्त्री होती थी वो आपको उच्च कुल की होती थी। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक जीवन। ठीक है, कि वहां का आर्थिक जीवन कैसा था। तो ये जो आर्थिक जीवन है इसमें प्रमुख जो व्यवसाय था वो आपको कृषि हो गया, और पहले जो था वो आपको पशुपालन था। तो हुआ ये कि जब लोहे का खोज हुआ तो लोहे से बहुत सारे औजार बनाए गए, जिससे कि कृषि में बहुत ही ज्यादा मतलब सहायता मिलने लगा, जिससे कि वहां पास मतलब उत्तर वैदिक काल में कृषि पे अब ज्यादा जोर देने लगा, और पशु को अब बाद में जो मतलब कि पहले जो प्राथमिकता था या फिर मुख्य व्यवसाय बोले तो आपको कृषि के रूप में उभरा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी से खेती आसान हो गई, और फिर इस काल में
अयस्क के दो रूप सामने आए, जैसे कि श्याम या फिर कृष्ण अयस्क, जिसे कि हम लोग लोहा कहते हैं, तथा इसे लोह अयस्क और फिर लोह अयस्क के नाम से तांबा की मतलब कि हम लोग जानने लगे। जैसे कि देखिए, श्याम या फिर कृष्ण अयस्क लोहा को कहा जाने लगा और फिर लोह अयस्क तांबा को कहा जाने लगा, मतलब समझे ना। और उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के फसल उत्पादन होने लगे, मतलब जब लोहे की खोज हुई तो कृषि में बहुत ही ज्यादा मतलब सहायता मिलने लगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फसल उत्पादन होने लगे, जैसे कि चावल, उड़द, जौ, गेहूं, इस टाइप से, ठीक है। और खेती और विविध शिल्पों की बदौलत उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। मतलब देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि कृषि करने लगे, तो एक जगह तो ऑब्वियसली रहेंगे तब तो भाई कृषि करेंगे, क्योंकि ये जैसे कि खेत है और खेत में बहुत सारे जैसे काम होते हैं। पहले तो इसे मतलब बैल के द्वारा जोतना होता है, फिर इसमें बीज डालना होता है, फिर इसके देख रेख करना होता है, फिर इसे अगर पानी सूख गया हो तो पानी डालना होता है, अगर कीट वगैरह लगे हो तो उसे केयर करना होता है, फिर उसे कटाई करना होता है। तो इस तरह से एक जगह पे रहेंगे तब तो भाई इतने सारे काम कर पाएंगे। तो और फिर उत्तर वैदिक काल में जब लोहे बन गए तो बहुत सारे औजार होने लगे, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग भी हो गए, उससे क्या हुआ कि अस्थायी जीवन अपनाने में वो मतलब समर्थ हो गए। अब व्यापार जो होता था वो वहां का आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होने लगा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी जो व्यापार होता था उसका भी साक्ष्य यहाँ पे मतलब मिला है। इसी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक जो सभ्यता के जो लोग थे वो अपना व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों जगह से वो करते थे। अब हम लोग यहाँ का देखते हैं राजनीतिक जीवन। जैसे कि हम लोग ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन देखे थे। वहाँ के राजा थे, उनके पास ना तो उतनी ज्यादा आमदनी थी और ना ही तो वो सेना रखते थे और ना ही तो उनके पास उतनी शक्तियां थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के राजाओं के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था कि राजकीय प्रभुत्व सामने आई। मतलब यहाँ पास क्या हुआ, वहां पर देखिए मतलब राजा तो थे लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन यहाँ के राजा में पावर आ गया था, ठीक ना, वही राजकीय प्रभुत्व देखने को सामने आए। और फिर विद्या मतलब लगभग पूरा समाप्त हो गया था, जो विद्या था वो पूरा समाप्त हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर सभा और समिति काफी प्रभुत्व कम हो गया था और इस काल में कबीले जनपद में बदल गया था। मतलब जो कबीला था वो आपको अब जनपद में बदल गया था। भारत परस्त कुरु जो कि कुरु जनपद था, उसी तरह आपको एक और था पंचाल जनपद, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा का जो महत्व था वो बढ़ा, साथ ही शक्ति भी मतलब कि उनका जो प्रभुत्व था वो तो बढ़ा ही, साथ में उनका शक्ति भी बढ़ा, जिसके कारण राजा का जो पद था वो अब अनुवांशिक हो गया, ठीक है। वहां पास क्या था कि जैसा मतलब वो काम करते थे उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, और वही टाइप से जो कि एक आदमी को देखा जाता था जो कि कबीले को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम आने पर सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो देख करके ऋग्वैदिक काल में राजा बनाया जाता था। वही अगर उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखें तो यहाँ पास क्या हुआ कि अनुवांशिक हो गया, ठीक है। और इसमें क्या था, अनुवांशिक हुआ, इसमें समानता ये देखा जाता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो बड़ा बेटा होता था उसी को राज्यपाट मतलब सबसे पहले जो उत्तराधिकारी जो राज्य का बनता था उसे ही बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो कर जो था वो सभी अपने स्वेच्छा के अनुसार देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो कर था अब उसे नियमित रूप से लिए जाने लगा, ठीक है। और सेना एवं न्याय का स्थिर अवशेष नहीं मिलता है। मतलब देखिए वहां पर क्या था कि सेना तभी रखा जाता था जब युद्ध होता था, उसके बाद फिर बाद में वो जो आदमी जो सेना बनते थे वो नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत करते थे और नॉर्मल जो काम होता है वो उसको करते थे। और यहाँ पास भी क्या हुआ, सेना एवं न्याय का, और वहां पास भी देखिए न्याय का कोई भी हम लोग को मतलब साक्ष्य नहीं मिला था। तो यहाँ पास भी क्या हुआ कि न्याय एवं सेना का स्थिर अवशेष नहीं मिला था, ठीक है, कि वहां पास न्याय का जो अधिकारी थे वो थे कि नहीं, और सेना जो था वो अस्थायी तौर पे था कि नहीं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि इस काल में राजा का प्रभुत्व यज्ञ द्वारा और बढ़ने लगा था। मतलब ये इस टाइम क्या होता था ना कि यज्ञ जो जैसा करवाता था उसका प्रभुत्व उस तरह से बड़ा माना जाता था। जैसे कि देखिए राजसूय यज्ञ, यह जो है ना ये राज्य अभिषेक के समय किया जाता था और जिससे कि प्रतिष्ठा का पता चलता था। और उसी तरह अश्वमेघ यज्ञ, यह आपको साम्राज्य विस्तार किया जाता था। ठीक है, यह आपको साम्राज्य विस्तार के समय अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था। उसी तरह अगर हम लोग वाजपेयी यज्ञ का बात करें तो इसमें क्या होता था कि रथ दौड़ की आकांक्षा होती थी। मतलब इसमें क्या होता था कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। मतलब इसमें रथ दौड़ होता था, इससे क्या होता था शक्ति प्रदर्शन, मतलब कि कौन राजा कितना शक्तिशाली है। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन। ठीक है, तो धार्मिक जीवन, तो उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड अनुष्ठान का महत्व भी बढ़ा। ठीक है, और इस काल में प्रमुख देवता कौन कौन थे? तो इस काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपको प्रजापति हो गए, जो कि ब्रह्मा, जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं। और अगर हम लोग शिव का बात करें तो उन्हें रुद्र कहा जाता था, जो कि पशुओं के देवता हो गए। अब पूषण, जो कि पशुओं को देवता पहले थे, जो कि यहाँ शिव हैं, उनको ऋग्वेद में रुद्र कहा जाता था, वो अब उत्तर वैदिक काल में पशुओं को देवता बन जाते हैं। उसी तरह पूषण, जो कि पहले पशुओं को देवता थे, अब वो शूद्र के देवता बन जाते हैं। और इस काल में गृहस्थ जो जीवन होता था उसको पंच महायज्ञ भी कहा जाता था, जो कि इस प्रकार है। सबसे हम लोग देखते हैं पहले, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि गृहस्थ जीवन को पांच महा यज्ञ जो था, सबसे पहले है ब्राह्मण यज्ञ। तो ब्राह्मण यज्ञ जो होता है वो ऋषियों के प्रति कृतज्ञ ज्ञात करने के लिए ब्राह्मण यज्ञ कराया जाता था। उसी तरह देवी यज्ञ का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पास देवताओं के प्रति कृतज्ञ दिखाने के लिए देव यज्ञ कराया जाता था। उसी तरह अगर हम लोग पितृ यज्ञ के बारे में बात करें तो यहाँ पास पितरों के प्रति कृतज्ञ दिखाने के लिए पितृ यज्ञ को कराया जाता था। अगर हम लोग अतिथि यज्ञ के बारे में बात करें तो आपको अतिथियों के प्रति कृतज्ञ दिखाने के लिए अतिथि यज्ञ कराया जाता था। और फिर भूत यज्ञ का अगर हम लोग बात करें तो आपको समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञ अपना जाहिर करने के लिए भूत यज्ञ को कराया जाता था। ठीक है, अब हम लोग बस देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही षट दर्शन का उदय हुआ था। जैसे कि सांख्य, ये बोला जाता है आपको कपिल मनु, फिर योग जो कि आपको पतंजलि, फिर न्याय जो कि आपको गौतम ऋषि, वैश्विक जो कि आपको कनाद मुनि, फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये आपको था वैदिक सभ्यता का लास्ट वीडियो। ठीक है, तो आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए ठीक है, तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।